मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि काफी देर आपको बैठना पड़ा और हम भी मजबूर ही थे। हम जहाँ बैठे हुए थे तो वहां से पकड़ के दो लोग कहीं और गली में ले गए तो अब कुछ लोग कह नहीं सकते थे, हम समझा रहे थे, लेकिन वो भी एक मेरी सभा चल रही थी सैन्य समाज। आज सवेरे से हमने, ये मेरी 9वीं सभा है और सुबह से हम लोग का रोज का ही है। 10 बजे से शुरू हो जाते हैं। 10 बजे के पहले घर पे मीटिंग रखते हैं। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो चाहते हैं उनसे मिल लें सामने सामने। वैसे एक कमाल है कि जब चुनाव आता है तभी लोग मिलना भी चाहते हैं। वैसे तो उल्टा होता है कि नेता चुनाव में मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरा अनुभव हो रहा है कि जो नागरिक है, जो चुनते हैं, वो चुनाव में इच्छा रखते हैं कि जरा एक बार सामने लाओ, और बहुत सारी चीजें निकल के आती है। तो मैं अपने दिव्य जायसवाल भाई साहब का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को आज हमसे ये मिलवाने में भूमिका निभाए। और यहाँ पे हमारे बड़े भाई समान आदरणीय त्यागी जी उपस्थित हैं, प्रवेश शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, जो आप सबके परिचित हैं, रवि भार्गव जी और सभी साथियों के, पंकज जी सहित, और महाराज जी तो बहुत अच्छा हमें वीडियो पे दिखा रहे थे लोग जब आप बोल रहे थे। तो हम आपसे ज्यादा कुछ क्या कहें, 2-3 बात आपको आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। बैठ जा भैया, अब तो बैठ जी भैया, खींच लो कुछ, चेट खींच। देखो अब तो जो लेट हो गया, अब जब आ गए तो थोड़ा तो चैन रखो। तो बैठ जाइए, अभी बैठ, अभी बैठ। वहाँ भी कुर्सी है, देखिए सामने बहुत अच्छी चेयर लगी है, वहाँ भी बैठ सकते हैं। कुछ लोग देर होने से चले भी गए, उनके घर जाके मिलेंगे। रामायण में कहानी है कि जब जटायु सीता जी को बचाने के लिए लड़े तो रावण ने उनके पंख काट दिए। तो जटायु को उनके पास के लोगों ने ताना मारा, लोग और चले थे राम काज करने, पंख कट गए ना। बहुत कहते थे अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है, अब पंख ही नहीं रहे, कैसे जाओगे? तो जटायु जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पंख होता तो मैं अयोध्या जाता, पंख नहीं है तो राम जी हमसे मिलने आएंगे। और हुआ भी वही। एकमात्र जटायु मिलते हैं जिनको अपने गोद में रख के राम जी ने। तो कई बार ऐसा होता है, अब तो देर तो हो ही गई है, देरी के लिए क्षमा भी मांगता हूं, मगर एक बड़ा उद्देश्य है कि चुनाव क्या है, इस चुनाव का महत्व क्या है, और ये मनोज तिवारी नहीं समझा सकता, ये आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। चुनाव में अब धीरे धीरे लगभग 2 ही खेमा बच गया है। तीसरा है, कुछ लोग तीसरी शक्ति के रूप में खड़े हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी अपनी, और भी कुछ पार्टियां हैं जो, लेकिन आम तौर पे जैसे उड़ीसा में बीजू जनता दल है, वो भी किसी में नहीं है, वो अपने ढंग से लड़ रहा है, लेकिन आमतौर पे 2 खेमा हो गया है।
मैं आप सब बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश नवाते हुए 2-3 बातें आपके ध्यान में लाता हूं। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। हमारा विचार है कि सत्य सनातन संस्कृति में ही विश्व का कल्याण है, ये हमारा विश्वास है। हमारे यहाँ तो बच्चों को आप नहीं भी पढ़ाएंगे और थोड़ा सा बड़े होंगे, कहीं कथा में जाएंगे, कोई बोलेगा धर्म की तो जय ही बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। इतना बात तो जो नहीं कभी कथा में है वो भी कहता है, ये आया कहां से? वो हमारे अंतर से उत्पन्न हो रहा है, यही सनातन है। दूसरे धर्म कहते हैं हमारे अलावे कोई नहीं रहेगा। अब ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास करते हैं। ठीक है, हमारा तो सत्य सनातन संस्कृति भारत की संस्कृति है, लेकिन सत्य सनातन संस्कृति ही कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। वैसे तो हम लोग इतना ही सुनते हैं, ये बड़ा श्लोक है। अयम निज परो वेत्ति, अयम निज ये मेरा है, परो वेत्ति वो दूसरे का है, गणना लघु चेतसा, ऐसी गिनती करना ये तो छोटे बुद्धि के लोगों की बात है। लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित्र का है उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो उस सनातन संस्कृति के हैं। अब हम सड़क बनाने में विश्वास करते हैं। आप लोग अब जब शास्त्री पार्क से आते होंगे तो आपको 1 सेकंड ठहरना नहीं पड़ता होगा, क्योंकि कभी हमने देखा था कि वहां मैं ही खुद 1-1 घंटा जाम में फंसता था, सुबह शाम 2-2 घंटे फंस जाते थे। तो हमने शास्त्री पार्क का चौराहे को बिल्कुल जाम से मुक्त किया। सीलमपुर ब्रिज होता था, आने के लिए होता था, जाने के लिए फिर जाम में फंसते थे, वो भी किया। और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठ के, चूंकि मैं फिल्म को डायरेक्ट भी कर चुका हूं, इसलिए फिल्म की पहले सीन से लेकर और आखिरी सीन तक विलेन की कैसे धुलाई होनी चाहिए उसकी ठीक से तो आपने आप देखते होंगे अभी आप जाएंगे तो सीलमपुर ब्रिज के बाद आपको ऊपर ही चले जाएंगे। आने वालों के लिए एक छोटा सा सिग्नल मिलता है, फिर आप बॉर्डर तक चले जाइए सिग्नल फ्री। हमको देखते थे कि जमुना जी के पुस्ते से जो जाते थे बहुत जाम में फंसते थे, तो हमने अक्षरधाम से एक बहुत बड़ी जो सड़क गाजियाबाद होके जाती थी, हमने अक्षरधाम से एलिवेटेड रोड निकाला। अब जो बागपत रहता होगा, शामली रहता है, सहारनपुर रहता है, जिसको देहरादून जाना हो, अब हमारे क्षेत्र से ही जाएगा और खजूरी से मात्र 2.25 घंटे लगेगा, ऐसा रास्ता बनता है। उसके लिए हमें 4,500 करोड़ लगाना पड़ा, शास्त्री पार्क के लिए 303 करोड़ लगाना पड़ा। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं होती थी, मेट्रो है, थोड़ा सा हिस्सा आता था ये जो झिलमिल वाला, मगर हमारे वो भी इसलिए था कि ईस्ट में थोड़े बड़े बड़े लोग पहले हुए थे, नॉर्थ ईस्ट को लोगों ने ऐसा मान लिया था कि इसको छोड़ दो। तो रोहतास नगर को तो थोड़ा सा फायदा मिलता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस सड़क से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बनाने के लिए हम लोग जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तभी नीचे उतरने की मानसरोवर में सीढ़ी बनी। छोटी छोटी चीजों का ध्यान कर रहे हैं। अभी जो मेट्रो फेज 4 बन रही है, आप इधर से बैठेंगे तो दिल्ली के किसी कोने में जाएंगे, स्टेशन नहीं बदलना होगा, मेट्रो ट्रेन बदलनी पड़ सकती है। यहाँ भी गगन सिनेमा से आप आगे जाएंगे तो यहाँ भी फ्लाईओवर बन रहा है, 4-5 महीने में भी तैयार हो जाएगा। इस क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था, एक बन के तैयार हो गया, दूसरा बनना शुरू हो गया, तीसरा परमिशन लेके आ गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारा विश्वास है कि हमने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे, तो हटा करके करेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है
कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेगी। आप सबसे बड़ा विचारक कौन होगा, क्योंकि आप तो समस्या भी देखते हैं और निदान की तरफ रास्ता भी बढ़ाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कह दिया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से मेल खाता है, और उसी पे आज चुनाव आयोग चली गई कांग्रेस। क्या कहने गई कि इन्होंने क्यों कह दिया कि मुस्लिम लीग से मेल खाता है। उसके 3 इनके मैनिफेस्टो में ये इन्होंने लिख के दिया है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम को पढ़ने के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे उनके बच्चों को। ये उन्होंने लिख दिया। हर बच्चे को क्यों नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम बच्चे को क्यों? इन्होंने लिख दिया। पहले भी ये कहते रहे हैं कि संसाधनों पे पहला हक मुसलमान का है। पता नहीं कौन कहां से पढ़ के आए। चुनाव 2 खेमे में है, दूसरा खेमा कह रहा है। उसी खेमे में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उसी खेमे में कांग्रेस भी है। दिल्ली को तो खासतौर से नहीं, दोनों पार्टियों से मतलब है। पिछला 25 साल भले रोहतास नगर में हमारा अपना भाई आपने बीजेपी का विधायक बनाया हो, पार्षद बनाया हो, लेकिन भूलिएगा मत मेरे भाई बहन की दिल्ली में 25 साल से बीजेपी सरकार में नहीं। और एक विधायक की क्षमता कितनी होती है, कोई भी समझदार व्यक्ति समीक्षा करेगा तो समझ सकता है। 4-5 करोड़ एक साल का। अब यहाँ की सीवर की समस्या अगर ठीक करनी है तो मुख्यमंत्री को स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा। स्पेशल दिल्ली का प्लान। सीवर ऐसा तो है कि रोहतास नगर में निकलेगा, रोहतास नगर में ही समाप्त हो जाए। सीवर तो एक बड़ी व्यवस्था है जो पूरे दिल्ली की सीवर को व्यवस्था को करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सेंट्रली जो सरकार है, राज्य की सरकार, उसको प्लान करना पड़ता है, जिसका बजट 73,000 करोड़ है। तो ये तो हम डेवलपमेंट के बारे में, आज आप चले जाइए द्वारका एक्सप्रेस शुरू कर दिया, अभी 709 भी शुरू कर देंगे, अभी 0 सिग्नल कर रहे हैं यूपी बॉर्डर तक। अभी हम लोग ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी 1.5 लाख गाड़ियां मोदी जी आने के बाद दिल्ली में, उसको अब दिल्ली में नहीं घुसने देते हैं। इसके अलावे हमारी संस्कृति की बात थी, इसलिए हमने 500 वर्ष बाद भी सारे भारत के शत्रुओं और सनातन के शत्रुओं के चाहने के बाद भी हमने भारत राम जी का मंदिर बना करके ये हमारा कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट ऐसे है। और वो कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाएंगे। किस गली में आएंगे वोट मांगने आप साहब? कौन आएगा? आइए, अभी तक तो कोई आ नहीं रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा ही। लेकिन कोई आया तो उससे पूछना जरूर पड़ेगा कि ये देश में संविधान चलेगा या मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा। हम कह रहे हैं यूनियन सिविल कोड, हर व्यक्ति के लिए एक कानून होना चाहिए ना। हम कहते हैं हमारी बिटिया की शादी 21 साल में होना चाहिए, कोई दूसरा कहेगा नहीं हम तो 12 साल में करेंगे। ऐसे कैसे कर दोगे? बेटी बेटी है इस देश की। तो ये सब बातें चूंकि आप सबके ध्यान में आता होगा, कई लोग ये सब बातें सोचते हैं, कई लोगों के मन पे गली नाली खड़ंजा भी हावी रहता है, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। लेकिन हम इतना जरूर प्रार्थना करेंगे। दिव्य जायसवाल जी के पास एक दिन हम चाय पीने आए थे, तो बहुत दिन के बाद आए, तो हम सब जब से यहाँ सांसद बने तो दिव्य जी के बारे में हमको लोग बताते थे कि अक्सर लोग बोलते थे कि भैया दिव्य जायसवाल से थोड़ा सा संबंध बना कर रखो, बहुत मजबूत आदमी है। तो हम सोचते थे कि भाई यहाँ बैठा हुआ सब कोई कहता है, प्रवेश भाई भी इशारा करेंगे दिव्य बहुत अच्छा, अरे अनिल वशिष्ठ जी था। अब क्या है कि मैं भी तो मेरा बहुत लंबा राजनीतिक जीवन तो है नहीं।
मैं 2013 से हूँ और 2013 के बाद जब आया तो मैंने एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा मैं थोड़ा बैठना चाहता हूँ आपके साथ। तो इसी घर में आए थे तो बैठे, हम लोग थोड़ा अकेले बैठे। बता दें क्या क्या बात हुई? कह रही थी तो गलती नहीं करूंगा। अच्छा लगा परिवार से बैठे, लेकिन उसमें हमको एक बात समझ में आई कि दिव्य जायसवाल जी की सोच। तो हम एक दिन बैठ लिए तो एकदम जैसे मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है ना, वैसे दिव्य भैया चार्ज हो गया था। उन्होंने कहा हमें मीटिंग करवानी है। मैंने कहा करते हैं। अब आज भी हमने, मेरा कार्यक्रम था कि 6 बजे यहाँ पहुंच जाना है। हमने ही कहा था कि भैया 5 साढ़े 5 बजे तक सबको बुला लीजिएगा, लेकिन अचानक एक प्रदेश से कॉल आ गया। कभी भी इमरजेंसी आ जाती है तो हमको भाग करके बीच में जाना पड़ा प्रदेश में। वहाँ 1.5 घंटे की मीटिंग चली। तो जो 4 बजे से कहीं और जाना था, हम पहुंचे ही हैं उनके पास करीब 5:30 बजे। तो देर पर देर होती गई। अच्छा, मेरे एक आदत है, देर ही से पहुंच गए तो थोड़ा सा रुको, नहीं तो प्रवेश शर्मा की भाई के पास अगर हाथ रहेगा तो खींचेंगे यहाँ से और मुझे बोरा की तरह ले जाएंगे। हालांकि वो भी कभी कभी जरूरी होता है। मेरा अभी आप सबसे बहुत परिचय नहीं है। मैं 10 साल से सांसद हूँ, लेकिन हम ऐसे बैठे कहाँ। लेकिन एक दो बात सोचिएगा तो मेरा परिचय मिलेगा। एक तो मैं सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि मनोज का किसी से झगड़ा होगा तो तू मैं हो गई, हुरा फैटी हो गया। आपने कभी नहीं सुना होगा। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मुझे मैसेज लिख के अपनी आपत्ति जताते हैं, तो मैं उनके साथ बैठ लेता हूं। जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं ने मिला दिया किसी से कि भैया ये फला है, तो मैं संतों का, बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, माताओं का। लेकिन एक चीज जरूर आप सोचेंगे, हमारे क्षेत्र में हमने 10 साल में ये 4था फेज मेट्रो, शास्त्री पार्क, गगन बिहार का फ्लाईओवर, ये एलिवेटेड रोड, सिग्नेचर ब्रिज जो एक बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र का डिमांड था, ये सब कुछ को मैं जोड़ रहा था एक दिन तो 14,700 करोड़ का काम है। 14,700 करोड़ का। आपके यहाँ ये राठी मिल सामने ही है ना। अब इसकी भी कहानी आप सुनिएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें बड़े झगड़े थे, तमाम उसमें लोग अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ से थोड़ी सी तो फिर हमने कहा कि नहीं भाई, इस क्षेत्र के लोगों को पार्क चाहिए और कमिटमेंट था, करना था, जितनी शक्ति लगानी पड़ी। आज अब पार्क में जाते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा कि भाई जो एक राठी मिल था। अब उसमें एक और डिमांड होती है, जैसे पीछे थोड़ी जगह है, उसमें लोग धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, जैन समाज भी मेरे पास आता है और हर समाज कहता है कि जगह है, तो हम उसके लिए प्रयास में लगे हुए हैं कि उसका आगे जो निर्माण हो वो ऐसा हो कि इस क्षेत्र के लोगों को अपने धार्मिक आयोजन करने की वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। हम पीछे एक बहुत एक सोसाइटी है ना यहाँ, क्या नाम है, अहिंसा उसमें भी गया था मैं। तो मैं कान खुला रखता हूँ, आप धीरे से भी बोलेंगे ना तो नोट हो जाता है। और नरेंद्र मोदी का साथी हूँ, आप सबका, किसी का छोटा किसी का बड़ा भाई हूँ। तो जो कान में आता है ना, मैं उसको प्लानिंग करता हूँ, मेरा एग्जीक्यूशन ठीक है। और इस क्षेत्र में अब एक बात हमारे पास आती है कि लोनी रोड चौड़ा कब होगा, ये भी एक कानों में आते रहता है। चूंकि मैं बहुत बड़ी सभा होती तो ये बात नहीं कहता, लेकिन राज्य सरकार के जो नफरत भरे व्यवहार है सांसदों से, उसके कारण दिल्ली को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।
बहरहाल 10 साल में उनको भी पहचान लिया गया है। अब रोहतास नगर को तो हम दोष नहीं दे सकते, रोहतास नगर ने तो अपना काम किया ही। काश 32-33 और विधानसभाओं ने ऐसा ही कर दिया होता तो इतना बड़ा पाप दिल्ली को सहना नहीं पड़ता, जो आज शराब बेचने में, शराब के घोटाले में। एक दिन हमसे एक माता जी मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो बहुत गुस्से में थी। किसी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री यहाँ का जेल चला गया, तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि इसी लायक था। तो मैं थोड़ा उनके पास बैठा कि इतना माता जी गुस्से में है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि तुम बताओ 50 साल में एक पिता या माता क्या चाहता है, उसका बच्चा उसका सहारा बने, और वो 45-50 साल के बाद पता चले उसका बेटा पी करके गलियों में लुढ़कता हुआ आए। ये कौन मुख्यमंत्री ऐसा सोचता है? एक पर एक फ्री देना, पीने की उम्र को 25 साल से 21 साल घटाना, और सरकार के कमीशन को जो 12% मिलता है उसको 1.5% कर देना, और व्यापारियों के कमीशन को 12% कर देना जो 1.5% होगा। ये सारी बातों के बाद मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को अभी हम लोगों को उन्होंने 400 मांगा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इतने ज्यादा मतों से 400 देंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उसमें सबसे ऊपर दिखे। इतनी ही बात है, इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। और कुछ आपके तरफ से आया हो तो मेरे पास रख दो कुछ बातें। जब बैठक की मैंने कुछ लोगों को सूचना दी, क्योंकि सभी लोग वो हैं जो हमारे साथ लगातार वोट मांगते हैं, सड़कों पे जाकर, घरों में जाकर। एक बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मनोज ने मुझे कई बार कहा कि एक बार बैठना है और अपने सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करें, क्योंकि मनोज जी व्यस्त भी रहते हैं, पूरे भारत में भाजपा का प्रचार करते हैं। कल भी देखिए चुनाव से हम लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रचार के लिए मुंबई भी गए थे। सुबह ही आए, सुबह आने के बाद लगातार फिर प्रचार में लग गए। तो ये हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारा राष्ट्र नेता हमारा सांसद है भैया। और यहाँ भी बांसुरी के लिए होके आया, कमलजीत सहरावत के लिए होके आया, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के लिए, जो सुबह 10 बजे के पहले और रात के 9 बजे के बाद उधर ही जाता हूँ, क्योंकि भाई मोदी जी ने कुछ विशेष जिम्मेदारी दी, तो हमारी भी जिम्मेदारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी है कि 7 सीटें जीत करके मोदी। तो हम सब लोग उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए वोट मांगे, इसलिए मांगे और गर्व के साथ, क्योंकि वोट मांग रहे हैं मोदी जी के लिए, वोट मांग रहे हैं अपने ऐसे सांसद के लिए जिन्होंने लगातार हमारे साथ जुड़कर काम किया है। तो एक बार आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन सबसे आग्रह कर रहा हूँ, स्वयं तिवारी जी भी जाएंगे सामने, आपके साथ थोड़ा सा जलपान लेंगे, फिर हम